फांसी पर प्रतिक्रियाएं। प्रेस ने इन फांसी की घटनाओं की व्यापक रूप से रिपोर्टिंग की, खासकर इसलिए क्योंकि ये कराची में कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन की पूर्व संध्या पर हुई थी। गांधी को गुस्साए युवाओं द्वारा काले झंडे के प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, जिन्होंने गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया, संयुक्त प्रांत के कानपुर शहर में आतंक का राज और कराची के बाहर एक युवक द्वारा महात्मा गांधी पर हमला, भगत सिंह और 2 साथी हत्यारों की फांसी के जवाब में आज भारतीय चरमपंथियों के बीच थे। हड़तालें और शोक हड़तालें बुलाई गईं। कराची अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की, किसी भी रूप या रूप में राजनीतिक हिंसा से खुद को अलग करते हुए और उसे अस्वीकार करते हुए, ये कांग्रेस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बहादुरी और बलिदान की प्रशंसा करती है और उनके शोक संतप्त परिवारों के साथ उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करती है। कांग्रेस का मानना है कि उनकी 3 बार की गई हत्याएं प्रतिशोध की एक क्रूर कार्रवाई थी और राष्ट्र की सर्वसम्मत मांग की जानबूझकर अवहेलना थी। ये कांग्रेस आगे ये भी मानती है कि ब्रिटिश सरकार ने दोनों देशों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने का एक सुनहरा अवसर खो दिया है, जिसे इस समय महत्वपूर्ण माना जाता है, और शांति के तरीकों को जीतने के लिए एक ऐसे पक्ष को जीतना है जो निराशा में डूबा हुआ है और राजनीतिक हिंसा का सहारा लेता है। 29 मार्च 1931 के यंग इंडिया अंक में गांधी जी ने लिखा, भगत सिंह और उनके 2 साथियों को फांसी पर लटका दिया गया। कांग्रेस ने उनकी जान बचाने के लिए बहुत प्रयास किए और सरकार ने भी बहुत उम्मीदें लगाईं, लेकिन सब बेकार गया। भगत सिंह जीना नहीं चाहते थे। उन्होंने माफी मांगने या अपील दायर करने से भी इनकार कर दिया। भगत सिंह हिंसा के भक्त नहीं थे, लेकिन वे हिंसा के धर्म को भी नहीं मानते थे। उन्होंने मजबूरी में और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया। अपने आखिरी पत्र में भगत सिंह ने लिखा, मैं युद्ध करते हुए गिरफ्तार हुआ हूं। मेरे लिए फांसी का फंदा नहीं हो सकता। मुझे तोप के मुंह में डाल दो और उड़ा दो। इन वीरों ने मौत के डर पर विजय प्राप्त की थी। आइए हम उनकी वीरता के लिए उन्हें 1000 बार नमन करें, लेकिन हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। लाखों बेसहारा और अपाहिज लोगों के हमारे देश में अगर हम हत्या के जरिए न्याय पाने की प्रथा अपनाएंगे तो भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। हमारे गरीब लोग हमारे अत्याचारों का शिकार बनेंगे। हिंसा को धर्म बनाकर हम अपने ही कर्मों का फल भोगेंगे। इसलिए यद्यपि हम इन वीर पुरुषों के साहस की प्रशंसा करते हैं, हमें कभी भी उनके कार्यों का समर्थन नहीं करना चाहिए। हमारा धर्म है कि हम अपने क्रोध को पी जाएं, अहिंसा के अनुशासन का पालन करें और अपना कर्तव्य निभाएं। गांधी जी की भूमिका। 23 मार्च को महात्मा गांधी ने वाइसराय को एक पत्र लिखकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मौत की सजा को कम करने की अपील की थी। हालांकि ऐसे निराधार दावे किए गए हैं कि गांधी के पास सिंह की फांसी रोकने का अवसर था। यह माना जाता है कि गांधी के पास अंग्रेजों पर इतना प्रभाव नहीं था कि वे फांसी को रोक पाते, और इसे व्यवस्थित करना तो दूर की बात थी, लेकिन उन्होंने सिंह की जान बचाने की पूरी कोशिश की। गांधी समर्थकों का दावा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सिंह की भूमिका गांधी की नेता के रूप में भूमिका के लिए कोई खतरा नहीं थी, इसलिए उनके पास उन्हें मरवाने का कोई कारण नहीं होगा। गांधी ने हमेशा कहा कि वह सिंह की देशभक्ति के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने ये भी कहा कि वह सिंह की फांसी और सामान्य तौर पर मृत्युदंड के विरोधी सिंह की फांसी के बारे में गांधी ने कहा, सरकार को निश्चित रूप से इन लोगों को फांसी देने का अधिकार था। हालांकि कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो उन लोगों को श्रेय देते हैं जिनके पास वे हैं, अगर उनका आनंद केवल नामात्र के लिए लिया जाए। गांधी ने एक बार मृत्युदंड के बारे में भी टिप्पणी की थी, मैं पूरे विवेक से किसी को भी फांसी पर चढ़ाए जाने से सहमत नहीं हो सकता। केवल ईश्वर ही जीवन ले सकता है, क्योंकि वह अकेला ही इसे देता है। गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी 90,000 राजनीतिक कैदियों को रिहा कराने में कामयाब रहे थे, जो उनके सत्याग्रह आंदोलन के सदस्य नहीं थे। भारतीय पत्रिका फ्रंटलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार आदर्श और राय, साम्यवाद, सिंह गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य करतार सिंह सराभा को अपना नायक मानते थे। भगत गदर पार्टी के एक और संस्थापक सदस्य भाई परमानंद से भी प्रेरित थे। सिंह अराजकतावाद और साम्यवाद की ओर आकर्षित थे। वह मिखाइल बाकुनिन की शिक्षाओं के शौकीन पाठक थे और उन्होंने कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और लियोन ट्रॉट्स्की को भी पढ़ा था। अपने अंतिम वसीयतनामे युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए में वह अपने आदर्श को नए यानी मार्क्सवादी आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण के रूप में घोषित करते हैं। सिंह गांधीवादी विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे, जो सत्याग्रह और अहिंसक प्रतिरोध के अन्य रूपों की वकालत करती थी और महसूस करती थी कि ऐसी राजनीति शोषकों के एक समूह की जगह दूसरे को ले लेगी। मई से सितंबर 1928 तक सिंह ने कीर्ति में अराजकतावाद पर लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की।
उन्हें चिंता थी कि जनता अराजकतावाद की अवधारणा को गलत समझती है। उन्होंने लिखा कि लोग अराजकतावाद शब्द से डरते हैं। अराजकतावाद शब्द का इतना दुरुपयोग किया गया है कि भारत में भी क्रांतिकारियों को अलोकप्रिय बनाने के लिए उन्हें अराजकतावादी कहा जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अराजकतावाद का अर्थ शासक की अनुपस्थिति और राज्य का उन्मूलन है, न कि व्यवस्था की अनुपस्थिति। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि भारत में सार्वभौमिक भाईचारे के विचार, संस्कृत वाक्य वसुधैव कुटुंबकम आदि का एक ही अर्थ है। उनका मानना था कि अराजकतावाद का अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति ईश्वर या धर्म के प्रति आसक्त नहीं होगा, न ही कोई व्यक्ति धन या अन्य सांसारिक इच्छाओं के लिए पागल होगा। शरीर पर कोई जंजीर नहीं होगी और न ही राज्य द्वारा कोई नियंत्रण होगा। इसका मतलब है कि वे चर्च, ईश्वर और धर्म, राज्य, निजी संपत्ति को खत्म करना चाहते हैं। 21 जनवरी 1930 को लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई के दौरान भगत सिंह और उनके एचएसआर साथी लाल स्कार्फ पहने हुए अदालत में पेश हुए। जब मजिस्ट्रेट ने अपनी कुर्सी संभाली तो उन्होंने नारे लगाए, समाजवादी क्रांति जिंदाबाद, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जिंदाबाद, लोग जिंदाबाद, लेनिन का नाम कभी नहीं मिटेगा और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने अदालत में एक टेलीग्राम का पाठ पढ़ा और मजिस्ट्रेट से इसे तीसरे इंटरनेशनल को भेजने के लिए कहा। टेलीग्राम में कहा गया था, लेनिन दिवस पर हम उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं जो महान लेनिन के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं। हम रूस द्वारा किए जा रहे महान प्रयोग की सफलता की कामना करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग आंदोलन की आवाज में अपनी आवाज मिलाते हैं। सर्वहारा वर्ग जीतेगा, पूंजीवाद पराजित होगा, साम्राज्यवाद का नाश हो। इतिहासकार केएन पनिक्कर ने सिंह को भारत के शुरुआती मार्क्सवादियों में से एक बताया। राजनीतिक सिद्धांतकार जेसन एडम्स ने नोट किया कि वे मार्क्स की तुलना में लेनिन से अधिक प्रभावित थे। 1926 से उन्होंने भारत और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों के इतिहास का अध्ययन किया। अपनी जेल नोटबुक में उन्होंने साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के संदर्भ में लेनिन और ट्रॉट्स्की के क्रांतिकारी विचारों को भी उद्धृत किया। अपनी फांसी के दिन भगत सिंह जर्मन मार्क्सवादी क्लारा ज़ेटकिन द्वारा लिखित पुस्तक रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन पढ़ रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है, तो सिंह ने जवाब दिया कि वह लेनिन के जीवन का अध्ययन कर रहे थे और वह अपनी मृत्यु से पहले इसे खत्म करना चाहते थे। नास्तिकता। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों को देखने के बाद सिंह ने धार्मिक विचारधाराओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्हें समझ में नहीं आया कि इन दो समूहों के सदस्य, जो शुरू में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में एकजुट थे, अपने धार्मिक मतभेदों के कारण एक दूसरे के गले कैसे हो सकते हैं। इस बिंदु पर सिंह ने अपनी धार्मिक मान्यताओं को त्याग दिया, क्योंकि उनका मानना था कि धर्म ने स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों के संघर्ष में बाधा डाली, और बाकुनिन, लेनिन, ट्रॉट्स्की सभी नास्तिक क्रांतिकारियों के कार्यों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोहम स्वामी की पुस्तक कॉमन सेंस में भी रुचि ली। 1930-31 में जेल में रहते हुए भगत सिंह से एक साथी कैदी और सिख नेता रणधीर सिंह ने संपर्क किया, जिन्होंने बाद में अखंड कीर्तनी जत्था की स्थापना की। भगत सिंह के करीबी सहयोगी शिव वर्मा के अनुसार, जिन्होंने बाद में उनके लेखों को संकलित और संपादित किया, रणधीर सिंह ने भगत सिंह को ईश्वर के अस्तित्व के बारे में समझाने की कोशिश की और असफल होने पर उन्हें फटकार लगाए, आप प्रसिद्धि से चक्कर में हैं और आपने एक अहंकार विकसित कर लिया है जो आपके और ईश्वर के बीच एक काले पर्दे की तरह खड़ा है। जवाब में भगत सिंह ने इस सवाल का समाधान करने के लिए मैं नास्तिक क्यों हूं शीर्षक से एक निबंध लिखा कि क्या उनकी नास्तिकता घमंड से पैदा हुई थी। निबंध में उन्होंने अपनी मान्यताओं का बचाव किया और कहा कि वह सर्वशक्तिमान में दृढ़ विश्वास रखते थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा विचार है कि मनुष्य ने अपनी कल्पना में ईश्वर की रचना की, जब उसे अपनी कमजोरियों, सीमाओं और कमियों का एहसास हुआ। इस तरह से उसे सभी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने और अपने जीवन में आने वाले सभी खतरों का सामना करने और समृद्धि और संपन्नता में अपने आवेगों को नियंत्रित करने का साहस मिला। ईश्वर अपने मनमौजी नियमों और माता पिता जैसी उदारता के साथ कल्पना के विविध रंगों से रंगा हुआ था। जब उसके क्रोध और उसके नियमों का बार बार प्रचार किया गया ताकि मनुष्य समाज के लिए खतरा न बन जाए, तो उसे एक निवारक कारक के रूप में इस्तेमाल किया गया। वह व्यथित आत्मा की पुकार थी, क्योंकि माना जाता था कि वह पिता और माता, बहन और भाई और दोस्त के रूप में खड़ा होता है जब संकट के समय में एक आदमी अकेला और असहाय रह जाता है। वह सर्वशक्तिमान था और कुछ भी कर सकता था। ईश्वर का विचार संकट में पड़े व्यक्ति के लिए मददगार होता है। निबंध के अंत में भगत सिंह ने लिखा, आइए देखें कि मैं कितना दृढ़ हूं।
मेरे एक मित्र ने मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा। जब उन्हें मेरी नास्तिकता के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा, जब तुम्हारे अंतिम दिन आएंगे तो तुम विश्वास करना शुरू कर दोगे। मैंने कहा, नहीं प्रिय महोदय, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे पतन और मनोबल गिराने वाला कार्य मानता हूं। ऐसे तुच्छ स्वार्थी उद्देश्यों के लिए मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। पाठकों और मित्रों, क्या ये घमंड है? अगर ऐसा है तो मैं इसके पक्ष में हूं। विचारों की हत्या। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में फेंके गए पर्चे में उन्होंने कहा, व्यक्तियों को मारना आसान है, लेकिन आप विचारों को नहीं मार सकते। महान साम्राज्य ढह गए, जबकि विचार बच गए। जेल में रहते हुए सिंह और 2 अन्य लोगों ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने युद्ध के कैदियों के रूप में व्यवहार करने और परिणामस्वरूप फांसी की बजाय फायरिंग दस्ते द्वारा मारे जाने के लिए कहा था। सिंह के मित्र प्राणनाथ मेहता ने उनकी फांसी से 3 दिन पहले 20 मार्च को जेल में उनसे मुलाकात की और क्षमादान के लिए एक मसौदा पत्र दिया, लेकिन उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। प्रभाव। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भगत सिंह युवाओं के बीच नई जागृति के प्रतीक बन गए थे। नेहरू ने स्वीकार किया कि भगत सिंह की लोकप्रियता एक नई राष्ट्रीय जागृति की ओर ले जा रही थी। उन्होंने कहा, वह एक साफ सुथरे योद्धा थे जिन्होंने खुले मैदान में अपने दुश्मन का सामना किया। वह एक चिंगारी की तरह थे जो थोड़े समय में ज्वाला बन गई और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गई और हर जगह व्याप्त अंधकार को दूर कर दिया। सिंह की फांसी के 4 साल बाद खुफिया ब्यूरो के निदेशक सर होरेस विलियमसन ने लिखा, उनकी तस्वीर हर शहर और कस्बे में बिक रही थी और एक समय के लिए लोकप्रियता में श्री गांधी की खुद की तस्वीर से भी प्रतिस्पर्धा कर रही थी। विरासत और स्मारक। भगत सिंह आज भी भारतीय प्रतीकात्मकता में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हालांकि उनकी स्मृति को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और विभिन्न समूहों के लिए समस्याएं प्रस्तुत करती है जो इसे हड़पने की कोशिश कर सकते हैं। प्रीतम सिंह, एक प्रोफेसर जिन्होंने भारत में संघवाद, राष्ट्रवाद और विकास के अध्ययन में विशेषज्ञता हासिल की है, कहते हैं कि भगत सिंह भारतीय राजनीति में लगभग हर प्रवृत्ति के लिए चुनौती पेश करते हैं। गांधी प्रेरित भारतीय राष्ट्रवादी, हिंदू राष्ट्रवादी, सिख राष्ट्रवादी, संसदीय वामपंथी और सशस्त्र संघर्ष के समर्थक नक्सली वामपंथी भगत सिंह की विरासत को हथियाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और फिर भी उनमें से प्रत्येक को उनकी विरासत पर दावा करने में विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। गांधी प्रेरित भारतीय राष्ट्रवादियों को भगत सिंह का हिंसा का सहारा लेना समस्याजनक लगता है। हिंदू और सिख राष्ट्रवादियों को उनकी नास्तिकता परेशान करने वाली लगती है। संसदीय वामपंथी उनके विचारों और कार्यों को नक्सलवादियों के दृष्टिकोण के अधिक करीब पाते हैं और नक्सलियों को भगत सिंह द्वारा उनके बाद के जीवन में व्यक्तिगत आतंकवाद की आलोचना एक असहज ऐतिहासिक तथ्य लगती है। 15 अगस्त 2008 को इंदिरा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियों के बगल में भारत की संसद में सिंह की 18 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। सिंह और दत्त का एक चित्र भी संसद भवन की दीवारों की शोभा बढ़ा रहा है। वह स्थान जहां सिंह का अंतिम संस्कार किया गया था, सतलुज नदी के तट पर हुसैनीवाला में विभाजन के दौरान पाकिस्तानी क्षेत्र बन गया। 17 जनवरी 1961 को इसे सुलेमान की हेडवर्क्स के पास 12 गांवों के बदले में भारत को हस्तांतरित कर दिया गया। बटुकेश्वर दत्त का अंतिम संस्कार 19 जुलाई 1965 को उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार किया गया था, जैसा कि सिंह की मां विद्यावती का हुआ था। राष्ट्रीय शहीद स्मारक 1968 में शमशान स्थल पर बनाया गया था और इसमें सिंह, राजगुरु और सुखदेव की स्मारक हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान स्मारक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और शहीदों की मूर्तियों को पाकिस्तानी सेना द्वारा हटा दिया गया था। उन्हें वापस नहीं किया गया, लेकिन स्मारक को 1973 में फिर से बनाया गया था। शहीदी मेला पंजाबी शहादत मेला 23 मार्च को प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम है जब लोग राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये दिन भारत के पंजाब राज्य में भी मनाया जाता है। शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह संग्रहालय उनकी मृत्यु की 50वीं वर्षगांठ पर उनके पैतृक गांव खटकर कला में खोला गया। प्रदर्शनियों में सिंह की राख, खून से लथपथ रेत और खून से सना हुआ अखबार शामिल है जिसमें राख को लपेटा गया था। पहले लाहौर षड्यंत्र केस के फैसले का एक पृष्ठ जिसमें करतार सिंह सराभा को मौत की सजा सुनाई गई थी और जिस पर सिंह ने कुछ नोट्स लिखे थे, साथ ही भगत सिंह के हस्ताक्षर वाली भगवद गीता की एक प्रति जो उन्हें लाहौर जेल में दी गई थी और अन्य निजी सामान भी प्रदर्शित किया गया है। भगत सिंह स्मारक 2009 में खटकर कला में $168 मिलियन $2 मिलियन की लागत से बनाया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की न्यायिक प्रणाली के इतिहास में मील के पत्थर प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय की स्थापना की, जिसमें कुछ ऐतिहासिक मुकदमों के रिकॉर्ड प्रदर्शित किए गए।
पहली प्रदर्शनी जो आयोजित की गई थी वह भगत सिंह का मुकदमा था, जो 28 सितंबर 2007 को सिंह के जन्म के शताब्दी समारोह पर खोला गया था। आधुनिक दिन। भारत के युवा आज भी सिंह से काफी प्रेरणा लेते हैं। 2008 में भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे के एक सर्वेक्षण में उन्हें बोस और गांधी से आगे महानतम भारतीय चुना गया था। उनकी जन्म शताब्दी के दौरान बुद्धिजीवियों के एक समूह ने उन्हें और उनके आदर्शों को याद करने के लिए भगत सिंह संस्थान नामक एक संस्था की स्थापना की। भारत की संसद ने 23 मार्च 2001 और 2005 को सिंह की याद में सम्मान के निशान के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित की और मौन रखा। पाकिस्तान में भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लाहौर के शादमान चौक 6 सितंबर 2015 को भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने लाहौर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और फिर से चौक का नाम बदलकर भगत सिंह चौक करने की मांग